friends, how are you all doing? I hope you all are very fine. And हम लोगों ने अभी तक मैथ के मतलब कि ट्रायंगल्स तक के चैप्टर को कर लिया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज साइंस को शुरू किया जाए। तो मैं आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू किया जाए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जब तक आप इस चैप्टर में इन दो वर्ड का मतलब नहीं समझिएगा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तब तक आपको इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं या एक सब्सटेंस होता है और उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। और वो जो सब्सटेंस है वो कुछ सब्सटेंस या एक सब्सटेंस में फिर बदल जाता है और उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स। और इसी बदलने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का एक बहुत बढ़िया खूबी है कि केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब एक बार हो गया तो उसके बाद फिर से हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं कर सकते। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन ये होता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस को मतलब सिंबल्स और फॉर्मूलाज से शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अभी हम लोगों को आगे डिफिनेशन समझना है। मैंने इस चैप्टर का जो अभी मेन जो पार्ट था मतलब उसका डिफिनेशन था उसके बारे में बता दिया है। अब चलिए आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपके घर दूध है, दूध से दही बनता है तो क्या होता है। फिर आपके घर आयरन है, आयरन में जंग लग जाता है तो क्या होता है। आपके घर पेपर है, पेपर जला दिया जाता है तो क्या होता है। मैं तुम्हारे कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपने रिपोर्ट कार्ड को जला दो, मार्क्स खराब आए हैं तो। मैं सिंपल पेपर का बात कर रहा हूँ। फूड गेट्स डाइजेस्टेड, फूड अगर डाइजेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है। चलिए तो मैं अब एक एक चीज को बताता हूँ। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, तो यहाँ क्या होता है कि मिल्क से कर्ड में वो मतलब सब्सटेंस चेंज हो गया और एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आप क्लास 9 में पढ़े हैं। आयरन गेट्स रस्टेड, आयरन जब रस्ट होता है यानी आयरन में जब जंक लग जाता है तो क्या होता है। आयरन में जब जंक लग जाता है तो उसमें Fe2O3 इंटू XH2O का लेयर बैठ जाता है। H2O यानी मॉइस्चर, उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है तो ये न्यूली सब्सटेंस बन जाता है। वो पहले बस क्या था, पहले बस Fe था और वहां से Fe2O3 इंटू XH2O हो गया। वो H2O का क्योंकि हम लोगों को वैल्यू नहीं पता कि H2O कितने मात्रा में है तो इसी की वजह से हम लोग वहाँ XH2O कर रहे हैं। पेपर बर्न्स, अगर पेपर जलाया जाता है तो क्या होता है, तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि पेपर जल गया, पेपर जल के राख हो गया। अब राख से हम लोग पेपर में फिर से बदल तो नहीं सकते तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया। फूड गेट्स डाइजेस्टेड, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो हम लोग खाना जो खाएं तो वो खाना, अब हम लोग खाना खा लिए वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया सिंपलर सब्सटेंस में। आप जब मतलब लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आएगा कि ये जो मतलब हम लोग खाना खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी चेंज हो जाता है, फैट्स भी चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। तो मतलब कि चेंज हो जाता है। और ये जो फूड का मतलब जो है वो चेंज हो गया पूरी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक, तो इसी की वजह से इसको भी केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो, मैं कह रहा था कि जो प्रोडक्ट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रिएक्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक से एकदम अलग होता है। जैसे मिल्क क्या होता है, दूध होता है मीठा, कर्ड क्या होता है, कर्ड होता है खट्टा। तो इन दोनों में मतलब कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब
अंग्रेजी डिफिनेशन समझ लिया जाए, इंग्लिश डिफिनेशन मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया है। अब थोड़ा एक बार इंग्लिश डिफिनेशन को भी रिसाइट कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए। A process in which one or more substances undergo change to form new substances with different properties is called a chemical reaction। यानी कि जब एक या दो सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट्स साथ में मिलते हैं और उससे नया सब्सटेंस बनता है, यानी और उस नया सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ केमिकल चेंज होता है। चलिए ठीक। अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक लाया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। दोनों जब साथ में मिलेगा तो HCl बन जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये यहाँ गैस लिखा हुआ है, जी नहीं, यहाँ AQ होगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ तो एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जब पानी में कोई चीज मिलाया जाता है। ध्यान से सुनिए, जब पानी में कोई चीज मिलाया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसको कहते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। ठीक। अब उसके बाद चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है। जैसे Fe में अगर CuSO4 मिलाया जाए, एफ CuSO4 में अगर Fe मिलाया जाए, यानी CuSO4 का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें आप आयरन नेल को डालिए, तो जो CuSO4 है उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसकी जगह न्यू सब्सटेंस बनेगा FeSO4। और ये जो Cu है ये बेचारा अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो CuSO4 का कलर क्या था, CuSO4 का कलर था ब्लू। FeSO4 का कलर क्या हो जाएगा, FeSO4 का कलर हो जाएगा ग्रीन। यानी कि यहाँ हम लोगों को कलर का चेंज दिखा है। इतना बात समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कैसे यहाँ इवॉल्व होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जिंक लिया, जिंक लिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स को लिया। जिंक मतलब वो पाउडरी फॉर्म में होता है, उनको जिंक ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो वहां हम लोग देखेंगे ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन गैस है उसका इवोल्यूशन होगा, यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज भी अब दो तरीके से होता है, या तो जो हीट है वो एब्जर्व होगा, या तो जो हीट है वो एब्जर्व होगा। और हीट एब्जर्व होगा मतलब, हीट एब्जर्व होगा मतलब कि उसका टेम्परेचर घटेगा। हीट एब्जर्व होगा यानी उसका टेम्परेचर घटेगा। और उस तरीके के रिएक्शंस को कहा जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। और टेम्परेचर राइज कब करता है, जब हीट रिलीज होता है। टेम्परेचर राइज कब करता है, जब हीट रिलीज होता है। उस तरीके के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होगा, उसमें होगा कुछ इस प्रकार से बात होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना बात समझ में आया ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी पहले एक्सोथर्मिक का यहाँ एक हम लोगों को इक्वेशन दिया है, देख लिया जाए। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, यानी चूना। इसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर अगर चूना लगाते हैं किसी को, वो चूना नहीं कह रहा हूँ। CaO वो जो पदार्थ होता है चूना, क्विक लाइम, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें अगर H2O मिलाइए, उसमें अगर आप H2O मिलाइए, H2O पता है ना, H2O पता है ना, H2O यानी पानी, पानी, नानी मुझे पानी दे दो। हाँ, वो पानी H2O। अगर दोनों को मिलाते हैं तो CaOH होल ट्वाइस बन जाता है। CaOH होल ट्वाइस को क्या कहा जाता है, CaOH होल ट्वाइस को कहा जाता है स्लेक्ट लाइम। और उसके साथ साथ हीट बनता है, यानी हीट रिलीज होता है। ठीक है, समझ गए। यानी कि यहाँ हीट रिलीज हो रहा है और हीट रिलीज होता है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन
होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पहले प्रिसिपिटेट क्या होता है यही आप जब नहीं समझिएगा तो आगे का चैप्टर कहाँ से समझिएगा। पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के पहले आप ये समझिए कि प्रिसिपिटेट होता, प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है जो कि नीचे बैठ जाता है। प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है जो कि बीकर में या कंटेनर में नीचे बैठ जाता है, जिसमें आप मतलब या टेस्ट ट्यूब जहाँ पे भी जिस चीज में भी आप उस रिएक्शन को करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं बीकर बनाता हूँ, ये मैं बीकर बनाता हूँ और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी कैसा, एक्वस सॉल्यूशन है। इसके नीचे क्या आप देखिएगा ना कि यहाँ पर ऐसे नीचे इंसॉल्यूबल सॉलिड बैठ जाएगा जो कि घुलेगा नहीं, और उस इंसॉल्यूबल सॉलिड को प्रिसिपिटेट कहा जाता है। और इस प्रिसिपिटेट जहां भी बनता है ना, तो इसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन तो कहा जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उसके साथ साथ क्या कहा जाता है, उसके साथ साथ जहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अभी आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, लेकिन जहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वहां प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस यानी लीड नाइट्रेट। Pb स्टैंड्स फॉर लीड, लीड नाइट्रेट में अगर 2Ki मिलाते हैं, 2Ki, 2 को अभी नजरअंदाज करो, Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, यानी लीड नाइट्रेट में जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो लीड आयोडाइड का एक येलो प्रिसिपिटेट बनता है। याद रखिएगा, लीड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट का कलर क्या होता है, येलो होता है। लीड आयोडाइड का एक येलो प्रिसिपिटेट बनता है और उसके साथ साथ KNO3, KNO3 बनता है, KNO3 बनता है। और इस KNO3 का फॉर्मूला का मतलब आप इसको वर्ड में क्या बोला जाता है, जैसे मैं PbNO3 का बोला ना लीड नाइट्रेट, KNO3 को क्या बोला जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, अब मैं बोल रहा था कि एक ट्रिक बताऊंगा इस इंडिकेटर को याद करने का। तो वो ट्रिक है सादा, सरल, सिंपल, बहुत अच्छा, और जो बैक बेंचर्स लोग हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले देखते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। GPSCT, इस ट्रिक का नाम है GPSCT। जीपीएस में तो तीनों कैपिटल लिख दीजिएगा, सीटी में है कि सी को कैपिटल लिखिएगा, टी को भी कैपिटल लिखिएगा, आई और वाई को स्मॉल लिखिएगा, यानी आई और वाई को हम लोगों को नजरअंदाज करना है। जीपीएसीटी में जी देखिए, जी स्टैंड फॉर गैस इवोल्यूशन, और याद रखिएगा इस गैस इवोल्यूशन को इफरविसेंस भी कहा जाता है, इफरविसेंस। ठीक, फिर पी से प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, यहाँ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, बता तो दिया है मैंने, मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ। एस यानी चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाता है। स्टेट यानी कि आप उत्तर प्रदेश से बिहार में अरे मूर्ख बालक, मैं स्टेट का चेंज मतलब कि वो नहीं होता। स्टेट का मतलब हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। चार तरीके का स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ठीक। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। हम लोग यहाँ देखें ना, Fe+CuSO4, यानी CuSO4 को FeSO4 रिप्लेस कर ले रहा है, और CuSO4 का कलर क्या था, ब्लू था, और FeSO4 का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे आप एक्जोथर्मिक कह सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंडोथर्मिक कह सकते हैं अगर टेम्परेचर घट रहा है, एक्जोथर्मिक कह सकते हैं जब हीट रिलीज हो रहा है, इंडोथर्मिक कह सकते हैं जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और जब एक्जोथर्मिक होगा तो हम लोग प्रोडक्ट्स के साइड प्लस हीट लिखेंगे, इंडोथर्मिक होगा तो हम लोग रिएक्टेंट्स के साइड प्लस हीट लिखेंगे। इतना बात समझ आया, समझ आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स कलर चेंज, गैस इवोल्यूशन, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स कलर चेंज एंड गैस इवोल्यूशन। कलर का चेंज हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, तो क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, जरूर होगा। मैंने 5 इंडिकेटर बोला, क्या बोला, GPSCT, जी फॉर गैस इवोल्यूशन, पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, एस फॉर स्टेट चेंज, सी फॉर सी फॉर मैं खुद भूल गया, सी फॉर चेंज इन कलर, हाँ, और टी फॉर चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे कलर चेंज और गैस इवोल्यूशन दिख रहा है, यानी
दो इंडिकेटर्स हमें दिख रहे हैं और जो दो इंडिकेटर्स हैं वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको वैलिडिटी दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग समझ लिया। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? मैंने आपको बोला, जब सिंबल और फॉर्मूला से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिपिक्ट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में अगर आपको केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ स्टेप्स को ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे केमिकल रिएक्शन बोला कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं। याद रखिएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऐसा मुझे केमिकल रिएक्शन बोला। लेकिन अब केमिकल इक्वेशन में इसको चेंज करना है। पहले एक जरूरी बात, मैं आपको सारे एक्टिविटीज कराऊंगा। क्लास जब खत्म होगा तो सबसे आखिरी में मैं आपको सारी एक्टिविटीज, मतलब जो इस चैप्टर में एक्टिविटीज हैं वो सब कराऊंगा। मतलब दिखा के नहीं कराऊंगा, मैं बता दूंगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये मैं केमिकल रिएक्शन में कहा। तो सबसे पहले आप इसको वर्ड इक्वेशन में चेंज कीजिए। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, वर्ड इक्वेशन में चेंज कीजिएगा। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, प्लस का साइन लगाइएगा, एरो का साइन लगाइएगा और वर्ड इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। और बाकी वैसे ही लिखिएगा, मैग्नीशियम लिख दीजिए प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिला और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में आप एक राइट एरो का साइन बना दीजिएगा, जो कि बताएगा कि रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। राइट एरो यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, लेफ्ट से राइट यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में वो सब्सटेंस मतलब बदला है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर राइट एरो, और यहाँ पे नई सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया हम लोगों का। अब केमिकल इक्वेशन में जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg प्लस O2। ऑक्सीजन याद रखिएगा डाई एटॉमिक होता है, ऑक्सीजन हमेशा दो के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन दो के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन दो के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन दो के फॉर्म में रहता है, Cl2 O2 H2 ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ठीक, अगर सिंगल रहेगा, अगर अकेले रहेगा वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब, तो ये हमेशा इसके नीचे आप 2 लिख दीजिएगा, बिना कोई संदेह के 2 लिख दीजिएगा अगर आपको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है तो। Mg+O2 ये तो हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड लिख दिया। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एक राइट एरो बनाएंगे और उधर साइड हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Mg2+। मैग्नीशियम का क्या वैलेंसी हो, मैग्नीशियम का मतलब वैलेंसी होता है 2+, और ऑक्सीजन का क्या होता है 2-। मैग्नीशियम का होता है 2+, ऑक्सीजन का होता है 2-। अब क्रिस क्रॉस मेथड आप पढ़े हैं ना, 9 में हमने पढ़ा है। तो क्रिस क्रॉस मेथड से ये जो Mg है उधर कीजिए, ओ है इधर कीजिए, पहले दो दो ये तो कट जाएगा, दो और दो कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन क्या मतलब निकल जाएगा, ये MgO हो जाएगा। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम लोग MgO लिख देंगे। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जो हम लोगों ने निकाला ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि इसमें एटम्स बराबर नहीं है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में एटम्स बराबर नहीं है। और ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटन नहीं, स्केलेटन जो कंकाल आपके शरीर के अंदर है उसको नहीं कह रहा हूँ, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आगे इस चीज को बताता हूँ। पहले बैलेंसिंग करना हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9 में ये भी पढ़ा है कि ये क्या मतलब बताता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास को, मास मास नहीं कह रहा हूँ, मास नहीं, मास, मास यानी मास आपने पढ़ा है 9 में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अभी के अभी लेक्चर से मेरे भाग जाइए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है। और इससे हम लोग क्या निकालते हैं,
इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो बोला, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ से हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चलता है, जिससे ही आप इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे, अगर आपको ये कंक्लूजन याद हो गया तो। नंबर ऑफ एटम्स, पहले अगर आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस लगता है ना, तो आप क्या कीजिए, उस सेंटेंस को ना छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए। मैं यही करता हूँ, उस सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता हूँ और मुझे समझ आ जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की संख्या ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स यानी रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट साइड्स, मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। समझ आ गया? यानी कि दोनों साइड, रिएक्टेंस साइड और प्रोडक्ट साइड, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा बैलेंस करना देखा जाए। पहले हम लोग पहले देख रहे थे Mg+O2 MgO, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले जो सबसे कम है, जिसमें मतलब कम है, मतलब जिसमें सबसे, यहाँ आप देखिए Mg के नीचे क्या है, 1 है। O2 तो ठीक है, उसमें Mg के नीचे 1 है, 1 2 से कम होता है। तो जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, याद रखिएगा, जो सबसे कम जिसमें दिख रहा है, उसमें देखिए सबसे पहले कि क्या वो दोनों साइड इक्वल है। तो Mg, Mg, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड Mg ही लिखा हुआ है, यानी दोनों साइड इक्वल है। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर है O2, इधर है, रिएक्टेंट साइड में है O2 लेकिन प्रोडक्ट साइड में है O। अब बेचारा ये बोलेगा ऑक्सीजन की मेरे साथ तो गद्दारी हो गई। अब इसके साथ गद्दारी हमें नहीं करना है। बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को गद्दारी नहीं करना है, उसको दोनों साइड इक्वल करना है। तो यहाँ जो O2 है हम लोगों का रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, और प्रोडक्ट साइड में भी हम लोग Mg+O2 MgO यहाँ दिख रहा है। रिएक्टेंट साइड में तो O के पास 2 ही है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में O के पास 2 है। तो आप यहाँ O में 2 जोड़िएगा, इधर जोड़ दीजिए। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही किया? नहीं सही किया, नहीं किया सही। जो बच्चा पकड़ लिया ना इस चीज को, वो समझ गया होगा। इधर ओ के, ओ को अकेले ही हम लोग टू नहीं लिखना है, इधर मतलब सबसे आगे साइड हम लोगों को टू से इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे आगे साइड। ओ के नीचे आपको टू नहीं लिखना है, ओ से, उससे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है, कोऑर्डिनेट्स के साथ ही छेड़खानी करना है, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स के साथ ही छेड़खानी करना है, उसके नीचे जो लिखा हुआ है उसके साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो अब इधर हम लोगों ने कर लिया 2 MgO, तो ओ तो दोनों साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ मैग्नीशियम के साथ गद्दारी हो गई, Mg के साथ गद्दारी हो गई। देखिए रिएक्टेंट साइड में एक ही Mg है, लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड में दो है Mg। तो अब हम लोग रिएक्टेंट साइड में भी 2 Mg कर देंगे, 2 Mg+O2 2 MgO, हम लोगों का इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने का। दो और एग्जांपल देखते हैं, दो और एग्जांपल। ठीक है, ठीक। दिया हुआ है Fe+H2O, ये है हम लोगों का रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में है Fe3O4+H2। Fe, पहले Fe को देखिए, यहाँ हम लोगों का रिएक्टेंट साइड में एक ही Fe है, प्रोडक्ट साइड में 3 Fe है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में भी 3 Fe कर देंगे, 3 Fe। अब H2 को देखिए, H2, H2O को नहीं देखना है आपको, उसके अंदर के एलिमेंट में भी तोड़ना है। उस कंपाउंड को पूरे में नहीं देखना है, आपको उसके अंदर के एलिमेंट को देखना है। H2O को नहीं देखना है, आपको उसके अंदर के H और O दोनों को देखना है। तो यहाँ पहले H को देखिए, H रिएक्टेंट साइड में है 2, प्रोडक्ट साइड में भी है 2, ठीक है, सही है। O रिएक्टेंट साइड में है 4, सॉरी, O रिएक्टेंट साइड में है 1, इसके नीचे क्या है, 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में है 4। तो अब इसको हम लोग 4 कर देंगे, तो इसके आगे आप 4 जोड़िए। लेकिन यहाँ से अब देखेंगे कि 4 × 2, तो H हो गया 8। तो अब इधर भी 4 × 2 8 कर देते हैं प्रोडक्ट साइज में, और यहाँ हम लोग इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिए। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है बैलेंस करने वाला, ये है आपका होमवर्क, इसको आप बनाइएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। लेकिन मैंने यहाँ आंसर दे दिया है दोनों का, तो आप देख लीजिएगा ये बना के, मतलब आपने सही किया या नहीं किया ये देख भी लीजिएगा। ठीक, ठीक है। पहले आप इसको ये देखिएगा कि ये पहले से बैलेंस्ड है या नहीं है।
क्योंकि ये ऐसा भी कितना क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि पहले से बैलेंस्ड रहता है और आपका बस दिमाग घुमाने के लिए ना दे देता है, और आपको लगेगा कि कैसे मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं, पहले ही से वो इक्वेशन बैलेंस रहता है। अब हम लोग इस चैप्टर का आधा पार्ट कर चुके हैं। अब इसका सबसे मेन पार्ट, यानी केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। अब सबसे पहला टाइप, मैं इन सब टाइप्स को आपके रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मान लीजिए एक ए नाम का है लड़का और एक है बी नाम का लड़का। एक है ए नाम का लड़का, एक है बी नाम का लड़का। उन दोनों वो दोनों मतलब अलग अलग स्कूल में थे। फिर उन दो वो दोनों का एडमिशन हुआ एक स्कूल में। वो दोनों एक साथ बैठने लगे। वो दोनों में दोस्ती हो गई। तो वो दोनों अब एक साथ मिल गए। और यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, ए और बी साथ में मिल गया तो ए बी बन गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए और बी अलग थे, ए बी साथ में होगा। ए और बी अलग थे लेकिन अब साथ में होगा। और यही है हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए डिफिनेशन देख लीजिए। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, यहाँ हम लोगों ने ए और बी लिया है, ये दो सब्सटेंस ये मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन गए ए बी। और ये जो ए प्लस बी मैंने रिएक्टेंस में और ए बी जो प्रोडक्ट में लिखा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म है, याद कर लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। जब वॉल्स में आप वाइट वॉशिंग यानी पुट्टी पुट्टी होता है उसको करते हैं, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस, यानी जब क्विक लाइम में वाटर मिलता है तो स्लेक्ट लाइम बनता है, और ये वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो आपको लिखना क्या होगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए, और अब एक और क्वेश्चन, व्हाई इज व्हाइट वॉशिंग कंसिडर्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो सब्सटेंस एक प्रोडक्ट बने, दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बने। यानी यहाँ हम लोग CaO और H2O देखें तो वो दोनों अलग अलग थे और मिलके वो एक प्रोडक्ट CaOH होल ट्वाइस बन गए, और इसी की वजह से हम लोग इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ते हैं, चलिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अब वो जो दो दोस्त बने थे ए और बी मिलके ए बी बने थे, अब इन दोनों को क्या हुआ, इन दोनों में हो गया मन मुटाव। ए बी थे, ए और बी क्या थे, दोस्त एक साथ थे। अब इन दोनों में हो गया मन मुटाव, ये दोनों हो गए अलग। तो और ये दोनों अलग होके क्या होगा, तो यहाँ हो गया ए प्लस बी, यानी ये फिर से अलग हो गया। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, सॉरी, हाँ वो भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा या होता है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। दोनों बात बराबर है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बन जा रहे थे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बन जा रहे थे। अब इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड है, एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा, वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा। और वो सिंपलर सब्सटेंस या तो ये भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स में टूटे, या ऐसा भी हो सकता है कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड में टूटे, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिंपलर कंपाउंड में टूटे। तो ये तीन केस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो CaCO3 को जब हम लोग मतलब हीट देते हैं, यहाँ हीट देते हैं ना, तो यहाँ एरो के ऊपर आप ऐसे लगा लीजिए, ट्रायंगल का फॉर्म दिखा दीजिए, नहीं तो हीट लिख दीजिए ऊपर। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, CO और CO2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी तीन तरीके के रिएक्शन होते हैं। तो ये जो मैंने अभी दिया एग्जांपल, ये है थर्मल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी थर्मल का मतलब होता है हीट, तो जिसमें हीट के माध्यम से, सुनिए, a type of decomposition reaction
in which through the medium of heat one reactant, one compound breaks into simpler substances or simpler products. It is called thermal decomposition reaction. और यहाँ पे आप एरो के ऊपर या तो एक ऐसे ट्रायंगल का साइन दे सकते हैं, नहीं तो हीट लिखेंगे। अब दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल में क्या हो रहा था, हम लोग हीट के मदद से तोड़ रहे थे उस सब्सटेंस को। अब इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, हम उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ेंगे। तोड़ तोड़ के इसको मतलब एकदम हड्डी पसली एक कर देना है। तो जैसे 2H2O यहाँ हम लोग दिख रहा है। अब इसमें एरो आपको बनाना है, एरो के ऊपर आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिक करंट, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपका 1-2 मार्क्स इधर उधर कट सकता है। 2H2O में अगर हम लोगों ने H2O यानी पानी, उसमें अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो वो दो तरीके के अलग अलग सब्सटेंस में टूट जाता है। 2H2 ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है। दो इलेक्ट्रोड पे ये दोनों बनते हैं। अभी मैं एक्टिविटी सबसे आखिर में कराऊंगा ना, तो वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी फोटोकेमिकल यानी कि सनलाइट की मदद से हम लोग जब किसी कंपाउंड को, किसी रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। तो जैसे 2AgCl को हम लोगों ने तोड़ा 2Ag प्लस Cl2। 2AgCl इसको जब आप लोग मतलब AgCl या सिल्वर क्लोराइड को जब आप लोग क्या कहलाता है धूप में रखिएगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, इसका रंग क्या हो जाएगा, रंग क्या हो जाएगा, ये पहले था ब्लैक और ये हो जाएगा ग्रे। एजी क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, ग्रे होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे आप जो 2AgCl दिख रहे हैं, ये 2AgBr के फॉर्म, मतलब इसके फॉर्म में तो नहीं, उसका एक और एग्जांपल हो सकता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 2AgBr, और ये टूटेगा 2Ag प्लस Br2 में। और और एक चीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम्पल है इस पूरे चैप्टर का। इसमें क्या होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज में मतलब इसी का हम लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज, वाई आर सिल्वर क्लोराइड बोतल्स केप्ट डार्क। उस सिल्वर क्लोराइड बोतल को हम लोग डार्क क्यों रखते हैं, मतलब उस सिल्वर क्लोराइड का को जिस बोतल में हम लोगों ने रखा है उसको हम लोग डार्क कलर का रखते हैं। क्यों, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, की सनलाइट उस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना करे। नहीं तो अगर करेगा तो वो 2Ag और Cl2 क्लोरीन गैस तो ऊपर उड़ जाएगा, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा। और 2Ag यानी सिल्वर, वहां पर कलर का भी चेंज हो रहा है। जो 2AgCl क्या था, ये ब्लैक था। 2Ag जो है वो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। 2Ag क्या है, 2Ag क्या है, ग्रे है। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि आप लोगों मतलब ए और बी का दोस्ती है, ए और बी का दोस्ती है, ए और बी का दोस्ती है। अब इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है सी, और यहाँ बनता क्या है, ए और सी का दोस्ती हो जाता है और बेचारा बी अलग हो जाता है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में लिख लीजिए के, के सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg, फिर Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au।
ये है हम लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब जो सबसे पहले मैंने बोला वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, और उसके बाद धीरे धीरे वो लेस रिएक्टिव हुआ। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है। जैसे यहाँ Zn प्लस CuSO4 जब दोनों मिला तो ZnSO4 प्लस Cu हो गया। एक्टिविटी है पुट जिंक स्ट्रिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो तो क्या होगा, यही होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन में पढ़ा है। कॉपर क्या होगा, कॉपर एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ब्लू कलर था CuSO4 का, वो फेड हो जाएगा। और कॉपर, लेकिन अगर जिंक सल्फेट रहता, ZnSO4 रहता, तो उसे कॉपर जिंक को सल्फेट, कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। जैसे जिंक ने तो कॉपर को किया, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑकर। यानी कि मान लीजिए एक है AB और एक है CD, एक है AB, एक है CD। ये दोनों दोस्त अपना जोड़ी बनाए हुए थे, ये दोनों दोस्त अपना जोड़ी बनाए हुए थे। फिर क्या होता है, A और D का दोस्ती हो जाता है। फिर होता है, अरे यार लिखा ही नहीं रहा। फिर होता है A और D का दोस्ती, तो ये अलग हो गए। और उसके अलावा क्या होता है, B और C का दोस्ती हो जाता है। तो AB प्लस CD और रिएक्टेंट में हो गया, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, AD प्लस BC, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। यानी उसका आयन उस पे चल गया, उसका आयन उस पे चल गया। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki। पीबी के पास क्या था, NO3 था। के पास क्या था, I था। यानी लीड के पास क्या था, नाइट्रेट था। पोटेशियम के पास क्या था, आयोडाइड था। तो अब लीड के पास आ जाएगा आयोडाइड, उल्टा हो जाएगा, और पोटेशियम के पास आ जाएगा नाइट्रेट। ठीक। और यहाँ येलो प्रिसिपिटेट बनेगा। येलो प्रिसिपिटेट क्या का है, PbI2 का है, और PbI2 यानी लीड आयोडाइड। ठीक, लीड आयोडाइड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यहाँ हो रहा है। और मैंने आपको बोला था ना, जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा प्रिसिपिटेट कहाँ बनेगा, जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वहीं पे प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक। ठीक। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है, जैसे 2Cu प्लस O2, तो यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन हटता है। यहाँ ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। और ऑक्सीजन, सॉरी, रिडक्शन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन हटेगा, नहीं तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन हटेगा, नहीं तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है CuO प्लस H2। तो Cu अपना ऑक्सीजन खो दिया, Cu अपना ऑक्सीजन खो दिया, तो ये इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ H2 के साथ देखिएगा, तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये H2O हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे CuO प्लस H2, तो यहाँ CuO ने तो Cu खोया, सॉरी O खोया, ऑक्सीजन खोया, तो इसके साथ रिडक्शन हुआ। लेकिन H2 ने ऑक्सीजन पाया और इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक। अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इसमें बताइए। इस इस रिएक्शन में मुझे आप ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताइए। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा। जैसे कि यहाँ किसके साथ है ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, H2 के साथ। तो हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताइए। रिड्यूस्ड यानी जिसमें ऑक्सीजन घटा, तो CuO में ऑक्सीजन घटा है, हटा है, और Cu हो गया है, तो रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड, जिसके साथ ऑक्सीजन था वो रिड्यूस सब्सटेंस। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद, जैसे आपने एजेंट तो देखा होगा इंश्योरेंस वगैरह का, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद, मतलब रिड्यूस ना हो, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करा दे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज ना हो, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा दे। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ क्या कहलाएगा, जो कि
खुद रिड्यूस नहीं हुआ है, खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। जैसे आप हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ हाइड्रोजन को देखिए तो ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरे को रिड्यूस करा है, यानी CuO घटा है और Cu में ये रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी ये H2 तो बढ़ा है, H2 के पास ऑक्सीजन क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। H2 यहाँ क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट, और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो जो रिड्यूस्ड रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वो खुद रिड्यूस होगा। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय इन्वायरमेंटल अटैक। जब भी हम लोग नहीं मतलब इन्वायरमेंट के अटैक से मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है तो वो कोरोजन कहलाता है। जैसे रस्टिंग होता है, Fe+O2+H2O, जब आयरन था इसके साथ ऑक्सीजन मिला, इसके साथ वाटर मिला यानी मॉइस्चर मिला, सिंपल भाषा में तो ये Fe2O3 × XH2O हो गया, यानी इसका मेटल का डिस्ट्रक्शन हुआ। ये जो नया मेटल बना है इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर चाहिए। प्रिवेंशन कैसे होगा, पेंटिंग से प्रिवेंशन हो सकता है, ग्रीजिंग से प्रिवेंशन हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन से होता है, एलॉय एलॉइंग हो सकता है। और गैल्वेनाइजेशन कैसे इफेक्टिव होगा, गैल्वेनाइजेशन ये होता है कि उसमें हम लोग जिंक के लेयर को जोड़ते हैं। तो जो आप जिंक के लेयर को जोड़ेंगे तो उससे एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट प्रिवेंट होगा। ये तो मैंने रस्टिंग देखा हम लोगों ने। फिर सिल्वर का कैसे होता है, सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड या Ag2S या इसी को क्या कहा जाता है, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड, इसका फॉर्मेशन होता है। Ag की जगह इसका फॉर्मेशन होता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ये कुछ पूछता कैसे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि किस चीज के फॉर्मेशन से जो सिल्वर है उसका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है, किस चीज के फॉर्मेशन से जो सिल्वर है उसका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो आपको आंसर देना होगा सिल्वर सल्फाइड या Ag2S, सिल्वर सल्फाइड नहीं, सिल्वर सल्फाइड। ठीक, रैंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जब फैट्स एंड ऑयल्स में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसके कारण बैड स्मेल और टेस्ट हो जाता है और इसी को रैंसिडिटी कहा जाता है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, तो इसका प्रिवेंशन हो सकता है रेफ्रिजरेशन से। नाइट्रोजन में हम लोग अगर चिप्स के पैकेट ये सब को देखा जाए तो नाइट्रोजन में पैक करते हैं जिसकी वजह से रैंसिडिटी ना हो, या एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें ये तीन तरीके से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं रैंसिडिटी का। वाई आर चिप्स पैकेट्स filled with नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स। इससे ऑयल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नाइट्रोजन अगर वहां रहे, और इसके कारण से हम लोग रेंसिडिटी उसमें नहीं होता, और इसी कारण से हम लोग चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से फिल करते हैं। और चलिए डेंसिटी भी हमने पढ़ लिया और ये हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और आखिरी में एक्टिविटी करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, प्रीमियम केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट ए है CaO+H2O, और यहाँ जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, CaOH होल ट्वाइस बनता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। 2AgCl 2Ag+Cl2 हो गया सनलाइट में, Zn+CuSO4 Zn+SO4+Cu हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज एक्जोथर्मिक, तो इसमें एक्जोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट रिलीज हुआ है या जिसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो एक्सपेरिमेंट ए में हुआ है। विच इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा है 2AgCl 2Ag+Cl2 में बढ़ जाता है। विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर डिस्प्लेस हो रहा है तो Zn+CuSO4 Zn+SO4+Cu, ये वाला इसका हो गया। विच रिएक्शन फॉर्म्स ए न्यू मेटल, किस रिएक्शन में नया मेटल बन रहा है, किस रिएक्शन में नया मेटल बन रहा है, तो यहाँ आप देखिएगा कॉपर एक नया मेटल बन रहा है, पहले जिंक था लेकिन यहाँ कॉपर एक नया मेटल बन रहा है सी में। तो ठीक, ठीक है। अब एसर्शन नहीं देंगे, क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन दिया है रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन, रीजन दिया आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, सही है। रस्टिंग ऑक्सीडेशन है, सही बात है। इसमें आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, सही बात है। और क्या
इ- ये जो रीजन है इसी के कारण एक्सर्शन हो रहा है। क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होता है। और किस फॉर्म में? या तो हीट के फॉर्म में यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या तो सनलाइट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और क्यों? बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन। इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रोक होता है। पहले वाले जो बॉन्ड्स है वो ब्रोक होते हैं, यानी कि ब्रेक होते हैं, यानी कि वहां एनर्जी 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 रहेगा। एनर्जी का जरूरत होगा तभी ना, एनर्जी से ही ना हम लोग बॉन्ड्स को ब्लॉक करेंगे। तो ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके। अब हाईएस्ट सीबीएसई कॉम्पिटिशन क्वेश्चन, इससे हाई लेवल पे सीबीएसई अपना कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कितना भी हाई पूछेगा। तो हाईएस्ट सीबीएसई कंपटीशन क्वेश्चन देखते हैं। 3 मेटल है ए बी और सी, जिनको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ए बी को डिस्प्लेस कर लिया, ए बी को डिस्प्लेस कर लिया, यानी ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। फिर क्या बोल रहा है? बी सी को डिस्प्लेस कर लिया, यानी बी सी से ज्यादा रिएक्टिव है। और सी ए को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सी ए को कैसे डिस्प्लेस करेगा? सी तो ए से यहाँ कम रिएक्टिव दिख रहा है ना। आप ऐसे ही बनाइएगा, अगर ऐसे है तो लेफ्ट, मतलब लेफ्ट नहीं, ये लेस या मोर वाला साइन होता है ना, इससे आप ऐसे बना लीजिएगा। अब अरेंज मेटल्स अलोंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। तो अरेंज तो हमने कर ही लिया है। ए इज मोस्ट रिएक्टिव, बी उससे कम है, सी सबसे कम है। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है? मोस्ट रिएक्टिव ए है। लिस्ट रिएक्टिव क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है सी। ठीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम मास्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 है बैलेंस करने को। यह है आपका HW, बैलेंसिंग हम लोगों ने सीख लिया है। वाई इज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में दिखेगा, ये आपके एग्जाम में दिखेगा, ये आपके एग्जाम में दिखेगा, भी आई है। वाई इज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक? तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है? ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिलीजेज एनर्जी। यहाँ क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण इसमें एनर्जी रिलीज होता है। इसी को से रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। वाई इज रस्टिंग कॉल्ड स्लो ऑक्सीडेशन? रस्टिंग को स्लो ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आयरन के साथ धीरे धीरे कंबाइन होता है। ओके। ओके। वाई इज डिकम्पोजिशन ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन? डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों है? क्योंकि क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में होता है कुछ रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, कुछ रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट कितन एक सिंगल रिएक्टेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है, कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है। कैन ए रिएक्शन बी बोथ डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स? क्या एक रिएक्शन डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स दोनों हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। 2 PbNO3 होल टू 2 PbO प्लस 4NO2 + O2। यहाँ अगर आप देखिएगा तो 2 Pb में ऑक्सीजन जुड़ गया, NO3, यानी NO3, पहले NO3 × 2 तो 6। पहले NO में ऑक्सीजन ज्यादा था, लेकिन पहले 6 मात्रा था ऑक्सीजन का, लेकिन अब क्या हो गया? 4 × 2 यानी 8। तो इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ गया, और यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ठीक, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कुछ हो सकते हैं। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और इसके बाद हम लोगों का ये लेक्चर खत्म है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक रिलेटेड एक्टिविटी था हम लोगों का, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे, तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है? सैंड पेपर से रिबन को क्लीन कर लेना है। सैंड पेपर से रिबन को क्लीन क्यों करना है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंड पेपर क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन में ऑक्सीजन का लेयर पहले ही बैठ जाता है, और उस ऑक्सीजन के लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से क्लीन करते हैं रिबन को। और उसके बाद टोंग्स से यानी चिमटे से हम लोगों को पकड़ना है इस रिबन को, और बर्न करना है। तो यहाँ हम लोगों को दिखेगा डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखेगा। तो जो कि हम लोगों को आंख पे
बहुत बुरा असर पड़ा सकता है। और उसके साथ साथ क्या होगा, व्हाइट पाउडर दिखेगा, और ये व्हाइट पाउडर कुछ और चीज का नहीं है, ये व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इसका रिएक्शन क्या होगा, 2 mg में अगर हम लोग O2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है 2 MgO, 2 MgO। ओके। अब एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4 में कह रहा है एक्शन ऑफ वाटर ऑफ ऑन क्विक लाइम एक्जोथर्मिक। जब CaO में हम लोग H2O जोड़ते हैं तो CaOH होल ट्वाइस यानी AQ प्लस हीट बनता है। और ये जो CaOH होल ट्वाइस है ये क्या है, सिलेक्ट लाइम है, और ये हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि यहाँ पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग क्विक लाइम में पानी डाल रहे हैं, यानी CaO में जब पानी डालें तो देखिए यहाँ क्या हुआ, बीकर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, जो कि ये दिखाता है कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ हीट बहुत मात्रा में रिलीज हो रहा है। हीटिंग, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोगों ने मतलब एक्टिविटी देख लिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखते हैं, हीटिंग फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स टेस्ट ट्यूब, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कलर चेंज होता है, ब्राउन रेसिड्यू बनता है, ब्राउन रेसिड्यू बनता है, ठीक। और साथ साथ में पुंगेंट स्पेल स्मेल बर्निंग सल्फर का बनता है, और वो किस कारण से बनता है, SO2 और SO3 से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। हीटिंग लीड नाइट्रेट, ये है हम लोगों का एक्टिविटी 1.6। तो हीटिंग लीड नाइट्रेट, जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो पहले ब्राउन फ्यूम्स निकलता है NO2 का, क्रैकलिंग साउंड निकलता है, ठीक। 2 PbNO3 होल ट्वाइस को हम लोग क्या में 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2 में हो जाता है। तो NO2 जो है वो ब्राउन फ्यूम्स है, PbO NO2 और O2 ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये मैंने बोला था पहले कि मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पानी से कुछ ऐसे अपैरेटस में, मतलब यहाँ पे बीकर बैठाएंगे, ऐसे कुछ अपैरेटस लगाएंगे, इसको 6 वोल्ट का बैटरी से जोड़ेंगे तो 2H2O जो है वो 2H2 और O2 में टूट जाएगा। 2H2O क्या था, 2H2O था लिक्विड, लेकिन 2H2 और O2 जो है वो गैस है। और ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन जो है H2:O2, यहाँ आपको वॉल्यूम में दिखेगा 2:1 में, 2:1 में दिखेगा, वॉल्यूम में अगर मास में है तो मास में इसका 1:8 रहता है, ये मैंने बोला वॉल्यूम में। और अगर मास में कहा जाए तो मास में हाइड्रोजन होता है 1x और ऑक्सीजन होता है 8x, यानी 1:8 में होता है मास के हिसाब से इसका रेशियो, ठीक। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग वाच ग्लास में सनलाइट में बैठाते हैं तो ये क्या होता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप देखते हैं एक्टिविटी, आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो CuSO4 का जो ब्लू सॉल्यूशन था उसमें अगर आयरन एल को डालेंगे तो ये जो ब्लू सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा FeSO4। और ये जो Cu है ये आयरन एल पे जाके बैठ जाएगा, और ये जो आयरन एल पे बैठेगा तो इसका भी कलर क्या होगा, कॉप ब्राउन में चेंज हो जाएगा, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे कॉपर फॉर्मेशन हो रहा है नेल पे। और ये है इसका इक्वेशन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का देखते हैं तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब इन दोनों को साथ में करते हैं तो Na2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी VBI इसमें भी लिख लीजिए, ये इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। मैं जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना उसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला है, ठीक। साधारण एग्जाम में तो दिखेगा ही, आपके पीरियोडिक टेस्ट ये सब में तो दिखेगा ही, बोर्ड एग्जाम्स तक में ये सब क्वेश्चन दिखेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिखेगा तो दिखेगा। जब Na2SO4 को आप ट्यूब टेस्ट ट्यूब ए में ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब बी में BaCl2 को लीजिए और इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाइएगा तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी नीचे एक इंसॉल्युबल सॉलिड बैठ जाएगा व्हाइट कलर का। और वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट PPT जो होता है वो होता है PaSO4 बैरियम सल्फेट, और इसका इक्वेशन है Na2SO4 जो कि है AQ यानी एक्वा सॉल्यूशन प्लस BaCl2 AQ प्लस ये जो दोनों जब मिलेंगे तो BaSO4
नामक एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये प्रेसिपिटेट क्या है, सॉलिड होता है, तो इसके आगे हम लोग एस लिखेंगे और 2NaCl बनेगा AQ। ठीक। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। ये है हम लोगों का आखिरी टॉपिक। ऑक्सीडेशन से देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी 1.1। अगर ब्राउन कॉपर को हम लोग चाइना डिश में देते हैं और इसको हीट करते हैं तो जो सरफेस है वो ब्लैक में चेंज हो जाएगा, यानी जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ। इसमें हम लोगों को हीट का जरूरत पड़ा। इसमें हम लोगों का हीट का जरूरत पड़ा। ये इंडोथर्मिक है। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक एंड ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ओके। ओके। अब रिडॉक्स रिएक्शन का देखते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ये क्या दिया हुआ है यार, दिया क्या है? अच्छा हाँ, यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। Cu Cu में O2 जुड़ा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में जिंक को अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ हाँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में अगर Zn को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 फॉर्म होगा। और H2 जो है, हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड से बजेगा और फ्लास्क जो है वो हॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं एक्जोथर्मिक। याद रखिएगा, अगर हम लोग को हाइड्रोजन टेस्ट करना है तो वहाँ पॉप साउंड होता है। अगर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करना है तो उस, तो जब आप फूंक मारिएगा कहीं लाइम वाटर पे तो वो मिल्की हो जाएगा। इससे हम लोग पता चलता है कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगर ऑक्सीजन चेक करना है तो ऑक्सीजन के लिए आपको वो जगह जलाना है और वो जल्दी से आग वहां पकड़ लेगा। तो स्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, कलर चेंज, गैस इवोल्यूशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, टेम्परेचर चेंज। ओके, हो गया है हम लोगों का आज का। चलिए समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। 57 मिनट में हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हम लोग ने इस चैप्टर को पूरी मास्टरी हासिल कर ली है। चलिए बाय।